नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में मांग पूर्वानुमान अथवा विक्रय पूर्वानुमान। अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, चैप्टर का नाम भी है मांग पूर्वानुमान। क्या? मांग पूर्वानुमान अथवा विक्रय पूर्वानुमान अथवा विक्रय पूर्वानुमान। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताने जा रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग। इंग्लिश में कहेंगे डिमांड फोरकास्टिंग, सेल फोरकास्टिंग। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, चैप्टर का नाम डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, और सेल्स फोरकास्टिंग। एक एक करके हम एक एक टॉपिक को गहनता के साथ बताते हैं। आपके पास बुक हो या ना हो, आपको समझना है। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं मांग पूर्वानुमान का अर्थ एवं परिभाषा। किसका? मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। बताया गया है साधारण बोलचाल की भाषा में मांग पूर्वानुमान से आशय किसी निश्चित अवधि में वस्तु की संभावित मांग। ध्यान दीजिएगा, मांग पूर्वानुमान से आशय किसी निश्चित अवधि में मांग का पूर्वानुमान लगाना ना। पूर्वानुमान मतलब संभावित अनुमान लगाना क्या कहलाता है? मांग पूर्वानुमान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मांग के संबंध में पहले से अपना अनुमान लगाना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान देना है, जो मूल्य पर भी अनुमान लगाया जाता है, जो मूल्य और मात्रा दोनों पर अनुमान लगाया जाता है। मूल्य का भी अनुमान लगाया जाएगा और मात्रा का भी अनुमान लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों रूपों में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक क्या है? किसी निश्चित अवधि में मांग का पूर्वानुमान या संभावना का अनुमान लगाना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। इसको आप ध्यान दे करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। मांग और पूर्वानुमान जो है दो शब्दों से मिलकर बने हैं। मांग प्लस पूर्वानुमान दो शब्दों से मिलकर बने हैं। मिलकर बने हैं। मांग प्लस पूर्वानुमान दो शब्द मिलकर बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मांग का आशय होता है इच्छा। ध्यान दीजिएगा, मांग का आशय जो होता है प्रभावपूर्ण इच्छा।
प्रभावपूर्ण इच्छा। आप समझिए, मांग पर आप अनुमान कैसे लगाएंगे? जैसे हम अनुमान लगाएंगे, आप अनुमान लगाएंगे, हम अनुमान लगाएंगे कि कुछ दिन बाद लोग ज़्यादा खरीदेंगे किसी वस्तु को, किसी सेवा को ना। तो क्या है, प्रभाव पड़ेगा किसका? इच्छा, लोगों की इच्छा बढ़ेगी। समझ में आया? मांग का मतलब होता है, मांग का आशय का यहां पर होता है प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण, प्रभाव पड़ेगा किसी वस्तु या सेवा को यूज करने के लिए। और पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य के बारे में। पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य के लिए अनुमान लगाना। किसके लिए? भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अनुमान लगाना। भविष्य में क्या स्थिति होगी, भविष्य में क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है ना। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है मांग का पूर्वानुमान, ठीक है। इसमें किसका किसका अनुमान लगाया जाएगा? इसमें मात्रा का भी अनुमान लगाया जाता है और मूल्य का भी अनुमान लगाया जाता है। समझ रहे हैं? आप कहेंगे भविष्य में महंगाई बढ़ेगी घटेगी, भविष्य में किसी वस्तु का दाम घटेगा बढ़ेगा ना, तो भविष्य में कोई वस्तु या कोई सर्विस ज़्यादा खरीदी जाएगी, ज़्यादा बिक्री होगी, इसको आप शामिल करते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, इससे आप एक एक करके अपनी कॉपी में लिखते चलिए, हम आपको आगे बताते चलते हैं। आपको हेडिंग लिखना है मांग पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य अथवा आवश्यकता। भाई, मांग का पूर्वानुमान क्यों लगाया जाएगा? इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इसका उद्देश्य क्या होगा ना? इसका अपना कोई उद्देश्य तो भी होगा। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले कहा गया है समय के आधार पर मांग पूर्वानुमान दो प्रकार से लगाए जाते हैं, ठीक है। समय के आधार पर अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान, ठीक है। दूसरा दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान। अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान और दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान, ठीक है। तो सबसे पहले अल्पकालीन का उद्देश्य आपको पढ़ना है। किसका पढ़ना है? अल्पकालीन का उद्देश्य आपको पढ़ना है। अल्पकालीन का उद्देश्य है उपयुक्त नीतियों का निर्धारण। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त नीतियों का निर्धारण। आप समझ सकते हैं, आपका कोई व्यवसाय होगा, आपका कोई फर्म होगी या हमारी कोई फर्म होगी, या आपको कहीं पर सलाह दिया जाएगा, आप कहीं पर मैनेजर बनाया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त नीतियों के निर्धारण के लिए, उपयुक्त नीतियों का मतलब प्लान कैसा हो भविष्य में, भविष्य में हमारा उद्देश्य कैसा हो, भविष्य में हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, भविष्य में हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ,
या हमारा बिजनेस कैसे आगे होगा, तो उपयुक्त नीतियों के निर्धारण के लिए अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है। उपयुक्त नीतियों के निर्धारण के लिए अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है। किसके लिए? उपयुक्त नीतियों के निर्धारण के लिए, ताकि व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके ना। अगला है मूल्य नीति का निर्धारण। मूल्य नीति का निर्धारण। मूल्य नीति के निर्धारण का मतलब क्या होता है भाई? अल्पकालीन पूर्वानुमान हमारे लिए तब अच्छा साबित होगा जब हमारी जो मूल्य नीति होगी, जब हमारी मूल्य नीति का मतलब होता है कितने रुपए में मूल्य का निर्धारण किया जाए। ध्यान दीजिएगा, मूल्य ऐसा रखा जाना चाहिए, कहा गया है कि तेजी काल में मूल्यों की कमी ना पड़ जाए, मंदी के समय में मूल्य बढ़ाने की समस्या ना उत्पन्न हो जाए। तो मूल्य का निर्धारण करना है तो तेजी और मंदी काल को ध्यान में भी रखना पड़ेगा, उस तब पूर्वानुमान लगाया जाएगा। ठीक है। अगला तीसरा नंबर आपको दिखना है, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता का मतलब क्या होता है भाई? अल्पकालीन पूर्वानुमान कब लगाया जाएगा? हम देखेंगे हमारे पास कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, कितनी मात्रा में है, कहाँ कहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए कम पड़ जाए तो कहाँ से हम पूर्ति करेंगे ना। पूर्वानुमान कब लगाया जाए? कच्चे माल की उपलब्धता के ऊपर भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। उसके बाद दिया गया है वित्त की उपलब्धता। वित्त का मतलब धन, वित्त की उपलब्धता। वित्त की उपलब्धता का मतलब होता है कि फर्म में वित्त कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कहाँ कहाँ पर सहयोग किया जाएगा, कहाँ कहाँ से लाया जाएगा वित्त, उपलब्ध कितनी मात्रा में, कहाँ कहाँ पर कितनी मात्रा में खर्च किया जाएगा। इसका निर्धारण कहाँ से होगा? इसका निर्धारण मांग से होगा। मांग पूर्वानुमान लगाए रहेंगे आप पहले से ही, तब आप इसके बारे में अच्छी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। अल्पकालीन मांग का पूर्वानुमान वित्त की उपलब्धता को भी बताता है। श्रम की नियमित पूर्ति, ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर, श्रम की नियमित पूर्ति। श्रम की जो नियमित पूर्ति है, कहा गया है कि अच्छे समझिए, पूर्वानुमान उद्देश्य भावी मांग के अनुरूप उत्पादन के लिए पर्याप्त कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की उचित व्यवस्था करना भी होता है, ताकि कार्य का संचालन सुचारू रूप से हो सके। आप समझिएगा, श्रम कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। श्रम, अल्पकाल में श्रम की जरूरत पड़ती है। अल्पकाल में श्रम मतलब होता है लेबर, मिस्त्री ना। एक होते हैं कुशल। कुशल का मतलब जिनको ज्ञान हो, और जो हेल्पर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अकुशल। तो ये क्या कराता है? ये भी एक अपना योगदान प्रदान करता है। किसके लिए योगदान प्रदान करता है? अल्पकालीन के लिए। अगला है मशीनों का अनुकूलतम प्रयोग। 6ठा नंबर आपको लिखना है, मशीनों का अनुकूलतम प्रयोग। मशीनों के अनुकूलतम प्रयोग का मतलब क्या होता है? जो फर्म में मशीनें लगी हुई हैं, अधिक से अधिक उनको उपयोग किया जाए, और जब अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा तो उससे अधिक लाभ भी कमाया जाएगा। मशीनों का अनुकूलतम प्रयोग अल्पकालीन पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य होता है।
ठीक है, ये सब उद्देश्य हैं। आगे, विक्रय के लक्ष्य को निर्धारित करना। 6 नंबर के बाद 7 नंबर लिखिए। विक्रय के लक्ष्य को निर्धारित करना। ध्यान दीजिएगा, मांग पूर्वानुमान में आपको ध्यान देना है, अल्पकाल में विक्रय के लक्ष्य को भी निर्धारित करना चाहिए ताकि हमारा व्यवसाय आगे बढ़े, हम अधिक मात्रा में बिक्री कर सकें। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको दीर्घकालीन बता रहे हैं पूर्वानुमान। आपको आगे ध्यान देना है। अब किसका बारी आई? दीर्घकालीन पूर्वानुमान मांग के उद्देश्य। दीर्घकालीन का मतलब होता है जो लंबी अवधि के लिए योजना तैयार की जाती है फर्म में, भविष्य में आने वाले लंबे अवधि के लिए योजना तैयार की जाती है फर्म में, विक्रय योजना, उत्पादन योजना तैयार की जाती है, उसे दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंबी अवधि के 2, 4, 10, 15 साल के लिए जो योजना तैयार की जाती है, 10-15 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, जैसे प्लांट की क्षमता का नियोजन। किसकी क्षमता का? प्लांट की क्षमता का नियोजन। प्लांट का मतलब समझते हैं? जहां पर वस्तु के निर्माण से संबंधित सामग्री बहुत सारी इकट्ठा की जाती है, तमाम मशीनें लगाई जाती हैं, तो क्या किया जाता है? ये दीर्घकालीन मांग, दीर्घकालीन प्लांट की क्षमता को भी ध्यान दिया जाता है। प्लांट ऐसा होना चाहिए जो लंबे अवधि तक चले। ध्यान दीजिएगा, लंबी अवधि का मतलब बड़े से बड़ा उत्पादन करे ना। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो मध्यम करना है तो मध्यम होना चाहिए, लोअर करना है तो लोअर होना चाहिए। प्लांट की क्षमता का नियोजन चेक किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है, किस क्षमता की प्लानिंग होनी चाहिए प्लांट। ठीक है, आगे दिया गया है दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाना। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर, दीर्घकालीन वित्तीय योजनाओं, दीर्घकालीन वित्तीय योजनाओं की योजना बनाना। दीर्घकालीन वित्त मतलब होता है लंबे समय, बड़ी मात्रा में आने वाले समय में पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, क्योंकि बिना धन के तो कोई बिजनेस होता नहीं है। बिना धन के, बिना संपत्ति के कोई बिजनेस तो होता नहीं है, तो इसकी व्यवस्था करानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद श्रम शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। तीसरा नंबर, श्रम शक्ति संबंधी योजना। श्रम शक्ति मतलब होता है जैसे कुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी ध्यान देना पड़ता है जिन्हें पूरा कार्य करने में समय लगता है। तो भैया कोई काम करना है, लंबे समय में हमें किन प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका भी पूर्वानुमान लगाया जाता है दीर्घकालीन में। अगला है दीर्घकालीन विपणन। दीर्घकालीन विपणन, उसके बाद दिया गया है मूल्य नीति का निर्धारण। मूल्य नीति का निर्धारण। दीर्घकालीन के लिए मार्केटिंग व्यवस्था बनाई जाती है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाना है, लंबे समय के लिए जनता तक पहुंचना है। मूल्य ऐसा होना चाहिए जो लंबा ख्वाब हो आपका, तो उस प्रकार आपको मूल्य भी रखना पड़ता है। ये आपके उद्देश्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन मैंने बता दिए। आगे बता रहे हैं मांग पूर्वानुमान अथवा विक्रय पूर्वानुमान से संबंध
अथवा निर्धारण कैसे किया जाता है, इसे आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। आपको लिखना है मांग पूर्वानुमान, मांग पूर्वानुमान अथवा विक्रय पूर्वानुमान से संबद्ध अथवा निर्धारक ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको अवधि। क्या डालनी है? अवधि। अवधि कहा गया है पूर्वानुमान कितना दीर्घकालीन किया जाएगा, इसके संबंध में दो प्रकार के पूर्वानुमान किए जाते हैं। अवधि मतलब होता है जो पहले बताया गया अल्पकालीन, दूसरा बताया जा रहा है दीर्घकालीन। अल्पकालीन अवधि और दीर्घकालीन अवधि। अल्पकालीन अवधि में कहा गया है जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है। समझ रहे हैं? 1 वर्ष या उससे कम, 1 वर्ष से अधिक। जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है उसे अल्पकालीन कहा जाता है। जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे ज़्यादा होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? दीर्घकालीन। अब आपको समझना है अल्पकालीन में क्या आता है। अल्पकालीन का मतलब जो 1 साल के अंदर सीमित होती है ना। जैसे कोई सामान आप खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मानिए मैंने शर्ट खरीदा, कितना पहनेंगे? 1 साल से कम में पहनेंगे, तो क्या बोलेंगे? अल्पकालीन। तो वैसे मांग भी होती है, मतलब कि मांग पूर्व जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कि एक साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा वो। और दीर्घकालीन जो होता है 1 साल से अधिक होता है, वो लंबे समय के लिए सोचा जाता है, लंबे समय के लिए। जैसे आप समझिए आप कोई प्लांट लगवा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्शन कंपनी डाल रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? जो मशीन खरीदेंगे वो 1 साल के लिए थोड़ी ना होगा। कोई व्यक्ति मोटर गाड़ी कोई खरीदता है तो 1 साल के लिए थोड़ी ना खरीदता है, वो सोचता है 2, 4, 10, 20 साल चलेगी हमारी। तो अल्पकालीन जो काम चलाऊ होता है उसे बोलते हैं अल्पकालीन, मतलब कि तुरंत हमारा काम चल जाए। और दीर्घकालीन मतलब जो लंबी अवधि के लिए होता है। ठीक है, अगला लिखिएगा मांग पूर्वानुमान के स्तर। दूसरा, मांग पूर्वानुमान के स्तर। 3 प्रकार के होते हैं मांग पूर्वानुमान के स्तर। ठीक है, एक होता है समष्टि। समष्टि का मतलब होता है मैक्रो लेवल, समष्टि। दूसरा होता है औद्योगिक। तीसरा होता है फर्म का स्तर। सब स्तर है, सबका नाम स्तर है, समझिएगा। समष्टि का मतलब होता है कुल, टोटल, बड़ी मात्रा में। समष्टि अर्थशास्त्र आपको बताया है, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र आपको बताया है ना। समष्टि का मतलब होता है राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। समझ रहे हैं? रोजगार के स्तर पर, कुल उपभोग के अंतर्गत, उपभोग, कुल उत्पादन मतलब बड़ी मात्रा में। ठीक है, अगला है औद्योगिक का मतलब कोई एक विशेष उद्योग ले लिया जाता है। विशेष उद्योग का मतलब होता है जैसे कपड़ा उद्योग ले लिया जा सकता है ना, सीमेंट उद्योग लिया जा सकता है। ठीक है, अगला होता है फर्म का मतलब होता है कोई अकेला फर्म। समझ रहे हैं? यहाँ जो समष्टि में होगा वो पूरा होगा, पूरे का,
अनुमान लगाया जाएगा, सबको ध्यान में रखा जाएगा। औद्योगिक का मतलब होता है जैसे कपड़ों के उद्योग के बारे में आप समझ लीजिए, सीमेंट के उद्योग के बारे में समझ लीजिए। फर्म का मतलब केवल एक से मतलब रखिए, उसके आगे आप ना बढ़िए। अगला होता है सामान्य या विशिष्ट पूर्वानुमान। ध्यान दीजिएगा, सामान्य या विशिष्ट पूर्वानुमान। सामान्य पूर्वानुमान या विशिष्ट पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? ऐसा पूर्वानुमान जो सामान्य उत्पादन के लिए, सामान्य निर्धारण के लिए, सामान्य कंडीशन को बनाए रखने के लिए किया जाता है, उसे सामान्य कहा जाता है, सामान्य पूर्वानुमान कहा जाता है। उसके बाद पूर्वानुमान लगाना सामान्य चीजों के लिए। अगला होता है चौथा पूंजीगत। पूंजीगत का मतलब क्या होता है? पूंजीगत का मतलब होता है जैसे पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत का मतलब होता है जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, उनके संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। कितना समय चलेगा ना, जो टिकाऊ होती हैं, उत्पादक होती हैं, उत्पाद करने वाली होती हैं, मशीन वगैरह जो होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? पूंजीगत वस्तुएं। इसके संबंध में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाना। अगला है बाजार में वस्तु की स्थिति, 5वां नंबर। बाजार में वस्तु की स्थिति का पूर्वानुमान। बाजार में कौन कौन सी कितनी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हैं, बाजार में कौन कौन सी कितनी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हैं, उसका अनुमान लगाया